नमस्कार मित्रों, आज हम बीकॉम 5th सेमेस्टर के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था इस विषय के संदर्भ में हम सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर अनिल रामटे के एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा द्वारा इस ऑनलाइन लेक्चर में हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में आयोजन, भारत में जो विभिन्न आयोजन या नियोजन की व्यवस्था है, उस नियोजन में कुछ उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स दिए हैं। कई प्रकार की पंचवार्षिक योजनाएं, अब तक हमारे देश में 12 पंचवार्षिक योजनाओं का 12 पंचवार्षिक योजना फिफ्थ 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में हमारे देश में नीति आयोग की स्थापना हुई है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारी जो पंचवार्षिक योजना है 1951 से शुरू हुई है, तो छठी पंचवार्षिक योजना, 7वीं पंचवार्षिक योजना तक हम आए थे। 1985 टू 90 7वीं पंचवार्षिक योजना जब देश में प्रारंभ हुई, इसमें 1 अप्रैल 1985 में चालू की गई थी। इसके दौरान देश छठी योजना के दौरान आर्थिक वृद्धि की अच्छी दर प्राप्त कर चुका था। 7वीं योजना, जब 7वीं योजना में ऐसी नीतियाँ एवं प्रोग्रामों को पर जब बल दिया गया, तो यह निश्चित किया गया कि खाद्यान्न की वृद्धि दर को बढ़ाया जाए। खाद्यान्न की वृद्धि दर को बढ़ाया जाए क्योंकि देश की जनसंख्या बड़ी मात्रा में बढ़ती जा रही थी, तो खाद्यान्न की वृद्धि दर को बढ़ाया जाए, रोजगार का विस्तार किया जाए और उत्पादितों को उन्नत कराया जाए। तो ऐसी इस प्रकार की विकास की वर्तमान अवस्था में 7वीं योजना भावी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण रही। जब 8वीं पंचवार्षिक योजना का दिशा निर्देश दिया गया, तो सितंबर 1989 में स्वीकृति प्रदान की गई और 8वीं योजना अप्रैल 1990 में चालू की गई। किंतु इसके बाद केंद्र में सरकार में कई तब्दीलियां हुई, जिसके परिणाम स्वरूप देखे तो योजना आयोग का कई बार पुनर्गठन किया गया। योजना आयोग का कई बार पुनर्गठन किया गया और 8वीं पंचवार्षिक योजना के दिशा निर्देशन पत्र के कई विवरण तैयार किए गए और 8वीं योजना 1992 टू 97 का चौथा विवरण उस समय स्वीकार किया गया जब देश में भारी आर्थिक संकट गुजर रहा था। देश में भारी आर्थिक संकट से देश को गुजरना पड़ा, जिसके मुख्य कारण थे भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन का एक संकट था, एक बढ़ता हुआ ऋण भार, देश पर क्रमशः बढ़ता हुआ ऋण भार और लगातार बढ़ते हुए बजट घाटे और बढ़ती हुई स्फीति, इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई स्फीति के अनुसार उद्योगों में प्रति साल रिसेशन होना। तब पीवी नरसिंह राव की सरकार हमारे देश में थी, जिसके तहत देश का आर्थिक सुधार हो रहा था। तो आर्थिक सुधार के साथ साथ राजकोषीय सुधारों को, फिस्कल रिफॉर्म को भी चालू किया गया था। फिस्कल रिफॉर्म है ना, राजकोषीय सुधारों को भी, इसकी प्रक्रिया भी बड़ी मात्रा में देश में जारी हुई थी। और इस अर्थव्यवस्था को नई गति और नया गतिवाद निर्माण करने के लिए 8वीं योजना के प्रतिपादन के प्रयास, इन परिवर्तनों को बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित किया गया और आर्थिक विकास त्वरित हो सके और आम आदमी के जीवन को गुणवत्तापूर्वक, आम आदमी का जीवन गुणवत्तापूर्वक उन्नत हो सके, ऐसा उद्देश्य उसमें गठित किया गया। तो क्रमशः 9वीं पंचवार्षिक योजना जब आई, संयुक्त मोर्चा, उसको संयुक्त मोर्चा सरकार के अधीन तैयार की गई थी। इस योजना मार्च 1998 में जारी की गई। भारतीय जनता पार्टी के इसमें संशोधन कर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन देश में किया गया।
फरवरी 1999 में स्वीकृति प्रदान की गई और अप्रैल 1997 में इसके प्रारंभ के लगभग 2 वर्ष बाद 9वीं योजना का लक्ष्य वृद्धि के साथ साथ, यानी देश के आर्थिक विकास के वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय और सामाजिक समता को निर्माण करते हुए इसका ध्येय प्राप्त करना या उसको लक्षित करना, जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उत्पादक रोजगार कायम कर सके, उत्पादक स्तरीय लेवल पर रोजगार प्राप्त कर सके और गरीबी को दूर किया जा सके, ऐसा एकमात्र लक्ष्य 9वीं पंचवार्षिक योजना द्वारा रखा गया। और सकल देशीय उत्पाद, उसको जीडीपी कहते हैं, उस जीडीपी को 7% प्रतिवर्ष वृद्धि का लक्ष्य 9वीं पंचवार्षिक योजना में बड़ी मात्रा में रखा गया। और 8वीं पंचवार्षिक योजना के दौरान देखें तो 6.5% वृद्धि दर प्राप्त की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो इसमें सभी के लिए, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए, दुर्लक्षित वर्गों के समाज के लिए खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा, उसको हम फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कहते हैं, उसको प्राप्त करने का निर्णय हमारे सरकार ने 9वीं पंचवार्षिक योजना में रखा था। जहां तक 7% वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य इसमें विफल हो गया और सकल देशीय उत्पाद की केवल 5.35% वृद्धि दर की को ही प्राप्त किया गया। जैसे कि देश की जीडीपी 9% तक वृद्धि निर्माण करने का लक्ष्य रखकर यह गठित किया गया कि देश का आर्थिक विकास संपन्न हो, लेकिन भारी मात्रा में देश में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो संकट आया और उसमें महंगाई हुई, इसके तहत देश का जीडीपी नीचे गया। तो अंत में यह कहना है कि प्रत्येक योजना के अल्पकालीन उद्देश्य, जिन्हें दिशा निर्देश किए जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था को वर्तमान स्थिति पर आधारित करना और सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा और योजना आयोग के आयोजकों द्वारा आर्थिक चिंतन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन योजनाओं में कई मात्रा में जो विभिन्न योजनाओं में योजना परिव्यय कई भारत सरकार द्वारा आर्थिक समीक्षा की गई, तो समय समय पर उसका प्रतिशत, उसका योजना परिव्यय कई मात्रा में घोषित किया गया। जैसे पहली पंचवार्षिक योजना में देखें तो 1951-56 में पहली पंचवार्षिक योजना में कुल अगर देखें कुल प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय और उसकी जो लागत है, करोड़ लागत में जो 1960 करोड़ रुपया सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय किया गया। दूसरी पंचवार्षिक योजना में 4600 करोड़ रुपया उसमें सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय किया गया। तो बढ़ती हुई मात्रा ऐसी 9वीं पंचवार्षिक योजना तक देखें तो इसकी मात्रा 7,05,820 करोड़ रुपया सार्वजनिक क्षेत्र पे की गई। तो यह योजना परिव्यय या विनियोग के अनुसार, प्लान आउटले के अनुसार या इन्वेस्टमेंट के अनुसार देखा जाए तो प्रत्येक योजना में योजना आयोग आर्थिक विकास के लिए समग्र कुल परिव्यय निश्चित करता है और जिसका एक भाग निजी क्षेत्र तथा दूसरा भाग सार्वजनिक क्षेत्र के आरंभ में किया जाता है। इन योजनाओं को मर्यादित रखते हुए परिव्यय और विकास के लिए आयोजित परिव्यय में भारी वृद्धि की गई और इन तालिकाओं का मैंने यहाँ आपको सामने रखा है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक परिव्यय बड़ी मात्रा में बढ़ते गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में आर्थिक आयोजन का या भारत में आयोजन और उनकी उपलब्धियाँ गिनने के लिए, जैसे आत्मनिर्भर भारत, अभी जैसे कि जो नीति आयोग में आत्मनिर्भर
भारत आत्मनिर्भर करना, यह उद्देश्य, यह लक्ष्य रखा गया है। तो यह लक्ष्य 9वीं पंचवार्षिक योजना में भी दिखाई देता है। तो जैसे कि कई मात्रा में हम देखेंगे इसमें कि भारत में आयोजन की उपलब्धियां किस मात्रा में रखी गई है। तो पहला लक्ष्य था कृषि एवं सिंचाई योजना, कृषि एवं सिंचाई योजना निर्माण करना। पहली पंचवार्षिक योजना को छोड़कर कुल परिव्यय 31% आवंटित किया गया इस योजना पर। अन्य सभी योजनाओं में कृषि एवं सिंचाई को कुल योजना परिव्यय 20 से 24% दिया गया। और दूसरी योजना में देखेंगे तो इसके बाद कृषि एवं सिंचाई को आवंटित राशि का साक्षेपित जो निम्न प्रतिशत गांधीवादी अर्थशास्त्रियों की द्वारा आलोचना करके मुख्य आधार उसमें कृषि एवं सिंचाई का मुख्य आधार रखा गया। और यह कहा गया कि भारतीय रणनीति में कृषि की उपेक्षा न हो पाए, जबकि भारतीय कृषि नीति में कृषि की उपेक्षा की गई थी। यह उपेक्षा 10वीं और 11वीं पंचवार्षिक योजना तक हमारे देश में कृषि और सिंचाई क्रमतः 20% से लेकर 18.5% खर्च का आवंटन किया गया था। तो इसके तहत हमारे देश की कृषि एवं सिंचाई योजना बड़ी मात्रा में सफल या विफल दोनों रूप में दिखाई देती है। 1965 में हमारे देश में हरित क्रांति बड़ी मात्रा में हुई, जो गेहूं और चावल के उत्पादन में हरित क्रांति बड़ी मात्रा में होकर देश की खाद्यान्न की मात्रा बड़ी मात्रा में ऊंची हो गई और देश का आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास बढ़ते गया। इस तहत पावर प्रोग्राम हमारे देश में पहली 4 योजनाओं में पावर डेवलपमेंट पर दुर्भाग्यवश आवंटन नीचा था। कुल परिव्यय का 10 से 15% उस समय पावर को दी गई थी। इसमें निम्न प्राथमिकता लो प्रायोरिटी को यह कहकर उचित ठहराया गया था कि उद्योग का विकास तेजी से नहीं हो रहा है। उद्योगों का विकास तेजी से न हो रहा है, इसके कारण ग्रामीण बिजलीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और रेल परिवहन प्रणाली के लिए बिजली अपर्याप्त है और इसलिए इस पर अधिक विनियोग करने की ज़रूरत है। तो विनियोग करने की ज़रूरत है नहीं, अधिक विनियोग करने की ज़रूरत नहीं है। आयोजकों का यह निर्णय गलत सिद्ध हुआ। उस समय तीव्र औद्योगिकरण और ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में पावर की मांग में भारी विस्तार के परिणाम स्वरूप देश में पावर का भारी अभाव अनुभव किया गया और इसका यह परिणाम हुआ कि देश के उत्पाद पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ा और केवल 7वीं योजना में पावर पर आवंटन की तेजी से बढ़ाकर 28% कर दी गई। यानी 7वीं पंचवार्षिक योजना में पावर प्रोग्राम को बड़ी मात्रा में वृद्धिगत किया गया और 9वीं पंचवार्षिक योजना के दौरान देखें तो पावर क्षेत्र को कुल परिव्यय 23% आवंटित किया गया, परंतु इसमें बहुत देरी की गई थी। देश में पावर की कमी भारत में आर्थिक विकास पर गंभीर सीमाबंधन बन गई और 10वीं और 11वीं पंचवार्षिक योजना में अगर देखेंगे तो क्रमतः 26.5% एवं 23.4% राशि का आवंटन पावर प्रोग्राम पर किया गया। इस तरह से देश के औद्योगिकरण की मात्रा भी धीमे गति से रही। उद्योग और खनिज क्षेत्र, नेक्स्ट जो भारत में आयोजन की उपलब्धियां देखेंगे उसकी समीक्षा करेंगे तो उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की समीक्षा। तो पहली पंचवार्षिक योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रोग्राम में कृषि तथा सिंचाई को उच्च प्राथमिकता देकर उद्योगों को निम्न प्राथमिकता की कीमत पर दी गई और पूंजी संसाधनों की कमी के कारण बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा जो उपभोक्ता वस्तु उद्योग का विकास पूर्णतया निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया, यानी देश में निजीकरण लाया गया। परंतु दूसरी योजना में उद्योग और खनिज का कुल योजना परिव्यय अगर देखेंगे तो पहली पंचवार्षिक योजना में केवल 6% रहा और उसको बढ़ते 24% तक इस देश में
उद्योगों खनिज को 24% की मात्रा बढ़ाई गई। छठी पंचवार्षिक योजना में यह मात्रा 23 से लेकर 29% के बीच में रही। और अगली 4 योजनाओं में देखेंगे तो उद्योगों पर परिव्यय में तीव्र गिरावट आई और 10वीं पंचवार्षिक योजना में घटकर केवल 3.9% की गई और 11वीं पंचवार्षिक योजना में 4.2% उद्योग और खनिज पर खर्च की गई। यह बात देखने लायक है कि उद्योग एवं परिव्यय अधिकतर बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए यह व्यवस्था बड़ी मात्रा में कारगर साबित रही। यह भारी और मूल उद्योगों के लिए, ग्राम और लघु स्तर के उद्योगों के लिए इसका बहुत थोड़ा सा भाग ही दिया गया। अभी भी हमारे देश में अगर MSME अगर देखेंगे तो इसका जो उद्योग विकास बड़ी धीमी मात्रा में है, ताकि हमारे देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का कई प्रकार का हजारों लाखों उद्योगों का निर्माण होना चाहिए, लेकिन बड़ी मात्रा में इसमें डिफॉल्केशन या करप्शन या कई प्रकार के इंसॉल्वेंट या सिकनेसेस के कारण लघु एवं कुटीर उद्योग अवस्था बुरी अवस्था में या खस्ताहाल हो रही है। तो इसमें ये कारण भी बताया जाता है कि गांधीवादी अर्थशास्त्रियों की एक लंबे समय की शिकायत रही है, कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रति केवल दिखावटी सहानुभूति प्रकट की गई है और यह कहा गया कि रोजगार और आय के विकेंद्रीकरण और उत्पादन एवं कीमत स्तर पर अनुकूल प्रभाव डाली जाए और वास्तव में लघु और विशेषकर जो टीनी सेक्टर के जो उद्योग है उसमें ठोस कार्यक्रम न बनाने के कारण हमारे देश में लघु एवं कुटीर अर्थव्यवस्था बड़ी इसमें काफ़ी गिरावट आई। तो इसमें लघु एवं उद्योग और खनिज के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर भारी उद्योग पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया गया ऐसा दिखता है। नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार। भारत में परिवहन एवं संचार, तो पहली 2 योजनाओं में देखें तो परिवहन एवं संचार पर बड़ी आवंटन काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, अर्थात 25 से 28%। बाद में इनके भाग में गिरावट अनुभव आ गई है और इसके पश्चात आवंटन लो अलॉटमेंट का अर्थ अगर देखा जाए तो परिवहन क्षेत्र का विकास पूर्ण करने के लिए अन्य क्षेत्रों के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। वास्तव में देश के नियमित रूप में परिवहन संबंधी अड़चनें बनी रही। आज भी हमारे देश में परिवहन संबंधी बड़ी मात्रा में अड़चनें या बड़ी मात्रा में ऑब्स्टेकल दिखाई देती है। तो उत्पाद एवं आय की मध्य गति को प्रवाहित करने के लिए कई प्रकार की 9वीं पंचवार्षिक योजना में देखें तो उसका परिव्यय तीव्र रूप से बढ़ा दिया है। इसमें जो 9वीं पंचवार्षिक योजना में 25% की मात्रा इस परिवहन एवं संचार योजनाओं पर दी गई है और 10वीं पंचवार्षिक योजना में परिवहन एवं संचार के लिए 21.3% परिव्यय आवंटित किया गया है और 11वीं पंचवार्षिक योजना में उसको घटाकर 18.3% रखा गया। तो क्रमतः देश में परिवहन और संचार निगम बड़ी मात्रा में बढ़ने के लिए जो आयोजन जो प्रोग्राम रखा गया उसमें प्रतिशत बढ़ना चाहिए, लेकिन क्रमतः पंचवार्षिक योजनाओं में इसका प्रतिशत कम होने के कारण देश का आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास पर इसका सीधा परिणाम हुआ है। सामाजिक एवं विविध सेवाएं, तो भारतीय आयोजन की उपलब्धियों में सामाजिक एवं विविध सेवाओं में इन मदों में देखें तो महत्वपूर्ण सेवाएं जैसे शिक्षा और परिवार, शिक्षा एवं परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, आवास, श्रम कल्याण नियोजन, पिछड़े वर्गों का कल्याण इसमें शामिल हो जाता है। इन योजनाओं में
इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए दुर्लभ संसाधनों का काफ़ी बड़ा भाग आवंटित किया गया है। ये सेवाएं गरीब और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका जीवन स्तर देखें तो कई प्रकार से उनको सहायता देकर उनका जीवन ऊपर उठाया जा सकता है। केवल पहली पंचवार्षिक योजना छोड़कर सामाजिक सेवाओं जैसे सामाजिक सेवाएं सोशल सर्विसेज के लिए 23% उपलब्ध कराया गया है। दूसरी ओर देखें तो आठवीं पंचवार्षिक योजना तक सामाजिक सेवाओं पर कुल परिव्यय 15 से 20% खर्च किया गया है। मानवीय संसाधन विकास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के समर्थकों ने हमेशा यह तर्क दिया है कि जब तक सामाजिक सेवाओं पर आर्थिक खर्च नहीं करता, तीव्र एवं आत्मपोषित विकास संभव नहीं होता। तो सामाजिक सेवाओं पर बड़ी मात्रा में सरकार ने बड़े पैमाने पर अधिक खर्च करने चाहिए, यह इसमें तर्क निकलता है। तो परिणाम यह हुआ कि 10वीं पंचवार्षिक योजना में सामाजिक सेवाओं पर कुल योजना परिव्यय का 28.4% आवंटित किया गया और 11वीं योजना में यह बढ़कर 35.5% रखा गया। इस तरह से सामाजिक एवं विविध सेवाओं में जो मदों की मात्रा जो बढ़ाई गई है, शिक्षा, आज भी हमारे देश में शिक्षा हायर एजुकेशन पर भारत सरकार जीडीपी का आज भी 3% से ज़्यादा खर्चा नहीं करता, ताकि एक्चुअली 6% से ज़्यादा खर्चा होना चाहिए। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारे देश में शिक्षा नीति पर खर्चा न होना, यह हमारे देश में असफलता की बात है। योजनाओं में विकास का लक्ष्य, विभिन्न योजनाओं में विकास का लक्ष्य विभिन्न तरह से किया गया है। प्रत्येक योजनाओं में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में यह माना गया कि उत्पादन में वृद्धि संबंधी जैसे कि खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना, रुई और पटसन के लिए निर्धारित किए गए। उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना में विभिन्न उत्पादों जैसे सिंचाई, उर्वरकों, बेहतर और संकर बोझों और भू सुधार, वित्त के प्रावधान संबंधी कई मात्रा में लक्ष्य किए गए। तो उद्योगों के संबंध में देखें तो उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य पारंपरिक उद्योगों और वस्त्र, पटसन, चीनी, सीमेंट, लोह और इस्पात ऐसे आदि उद्योगों के लिए निश्चित मात्रा में कराए गए। लेकिन नए उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए देखें तो कई प्रकार की योजनाओं में नए उद्योगों की स्थापना के लिए विस्तार से, जैसे दूसरी पंचवार्षिक योजना में इस्पात योजनाओं पर सबसे ज़्यादा जैसे कारखाने निर्माण किए, जैसे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ऐसे शहरों में इस्पात उद्योग बनाने के लिए सरकार ने काफ़ी खर्चा किया गया। बाद में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, आबादी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऐसी योजनाओं पर सरकार ने ध्यान देके योजनाओं से खर्चा किया गया। पावर सेक्टर में अगर देखेंगे तो सभी स्रोतों में पावर के जनन एवं वितरण के संबंधी देखें तो कई प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए। आरंभ में पावर के लिए योजना आवंटन कम था, जैसे 10 से 15% बीज और 10 से 15% के बीच में ही इस योजना पावर क्षेत्र पर खर्चा किया गया। औद्योगिकरण, परिवहन और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में मांग की वृद्धि दर को देखते हुए इसको बढ़ाना चाहिए था। छठी पंचवार्षिक योजना के पश्चात अगर देखें तो आयोग ने पावर क्षेत्र का विस्तार करके इसका नाम ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी सेक्टर बनाया गया और इसके विभिन्न अंगों तथा बिजली, वृक्ष तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला और अपारंपरिक ऊर्जा के लिए बड़ी मात्रा में लक्ष्य निर्धारित करके इस पर भी खर्चा किया गया। इसी प्रकार प्रत्येक पंचवार्षिक योजना में परिवहन प्रणाली के लिए वृद्धि दरें निश्चित की गई। इसमें रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जहाजरानी और नागरिक विमान परिवहन, जल परिवहन और आदि, इसमें कई प्रकार की योजनाएं शामिल है। सामान्य रूप से अगर देखेंगे तो संचार और विशेष रूप से टेली संचार की और आयोजकों ने काफ़ी ध्यान दिया है।
पिछले 2 दशकों में अगर देखेंगे तो गैर योजना में वृद्धि हो गई है और इसका परिणाम स्वरूप देश के विकास के लिए संसाधनों की कमी को दृष्टि से ये दृष्टि देखते हुए हमारे देश में आधार संरचना क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर आमंत्रित किया गया और मजबूरी यह निर्माण हुई कि पावर, सड़क परिवहन, नागरिक विमान परिवहन और टेली संचार में ऐसी योजनाओं में आयोगों द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्माण करने के लिए पूरे तरह से सरकारों ने कटिबद्धता रखकर इसमें लक्षित किया गया। और अंतिम यह मानना होगा कि योजना आयोग ने प्रत्येक पंचवार्षिक योजनाओं में सामाजिक सेवाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य निश्चित करके सफाई, आवास, श्रम कल्याण, दलित तथा जनजातियों का कल्याण इत्यादि की योजनाओं के लिए भी भारतीय आयोजन में एक निर्धारित लक्ष्य रखा गया। इन सभी वर्गीकृत योजना आयोग ने इन सेवाओं को पुनर्गठित करके संपूर्ण सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं और सामान्य सेवाओं पर निर्धारित लक्ष्य रख के देश की आर्थिक संपन्नता, आर्थिक विकास और वृद्धि निर्माण करके देश में इन विभिन्न आयोजन का निर्धारित लक्ष्य किया गया। तो इस तरह से हमारे देश में 12वीं पंचवार्षिक योजना सफल हो गई। 12वीं पंचवार्षिक योजना सफल हो गई। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको 11वीं पंचवार्षिक योजना और 12वीं पंचवार्षिक योजना का स्पष्टीकरण विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें स्पेशल टॉपिक है, उस पर एक दीर्घोत्तरी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। थैंक यू।